ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट बेस्ट हिंदी कहानियन को जाता है। अगर ये बारिश यूं ही होती रही तो फिर कहीं हमारी ये झोपड़ी भी ना ढह जाए। मुश्किल से ले देकर हमारे पास ये एक आसरा ही है। अगर बारिश ना रुकी तो हमारी ये फसल भी खराब ना हो जाए। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी एक तरफ की छत टूट कर गिर जाती है। जरा शुभ शुभ बोलो गीता। अच्छा हम उस तरफ नहीं बैठे थे। चलो अब जल्दी से पिंकी को लेकर बाहर चलो। अपनी झोपड़ी से बाहर आकर मनोज की नजर कुछ दूरी पर बने भैंसों के तबेले में जाती है। बाहर बारिश जोरों की थी, इसलिए वो वहीं जाकर रुक जाते हैं। एक तरफ उनकी झोपड़ी टूट जाती है, साथ ही खेत की फसल भी बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह बारिश रुक तो जाती है, लेकिन उन तीनों को अब जोरों की भूख लगी थी। बाबा, जोरों की भूख लगी है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं मदन भाई से कुछ खाने का मांग कर आता हूँ। वो जल्दी से मदन के घर जाता है, जहाँ पहले से ही ताला लगा हुआ होता है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से पास वाले बगीचे में से जाकर कुछ फल ले आता हूँ। कम से कम बिटिया की कुछ भूख तो शांत होगी। मनोज गीता से कहकर पास वाले बाग में जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे सेब लगे हुए थे। इस बगीचे का मालिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और बिना उसकी इजाजत के मैं ये कैसे ले जाऊँ। हे भगवान, उस मालिक को जल्दी भेज दो। एक तो वैसे ही हमारी झोपड़ी टूट गई है और हम लोग सड़क पर आ गए हैं। ऊपर से मेरी बच्ची और हम भूखे भी हैं। अगर इस बाग का मालिक आ जाए तो मैं उससे इजाजत ले लूं। उसकी ये सभी बातें वहाँ पर लगे हुए सेब सुन रहे थे। तभी उनमें से एक सेब बोला, तुम्हारे साथ तो सच में कितना बुरा हुआ मनोज। और हाँ, इस बगीचे का कोई मालिक नहीं है। हम सब परीलोक के जादुई सेब हैं। अरे बाप रे, ये तो सचमुच ही कमाल हो गया। कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओफो, घबराओ मत। मैंने कहा ना, हम जादुई सेब हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद? लेकिन कैसे? अपने जादू से तुम्हें जादुई सोने के सेब देकर तुम उन सोने के सेब को गांव के सुनार के पास ले जाकर बेच देना, जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर जादुई सेब अपने जादू से वहाँ पर सोने के सेब प्रकट कर देता है। वो सेब मनोज के हाथ में आ जाते हैं, जिन्हें देख मनोज खुश हो जाता है। अरे ये तो सचमुच सोने के सेब है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सेब। मनोज जल्दी से वो सेब लेकर गांव के बाजार में जाता है और सुनार के पास जाकर उन्हें अच्छे दाम में बेच देता है। सोने के सेब बेचकर मुझे कितने अच्छे दाम मिले। अब तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले जाकर खाने के लिए आलू पूरी ले चलता हूँ। चिंकी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसे आलू पूरी कितनी पसंद है। मनोज आलू पूरी पैक करवा कर लेकर जाता है और आकर सारी बात गीता को बताता है। अब वो बाकी पैसों से घर बनवा लेते हैं, साथ ही खाने के लिए राशन भी भरवा लेते हैं। फिर एक रोज गीता मनोज से, सुनिए जी, आप क्यों सारा दिन खेत में इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इतनी कमाई नहीं हो पाती। इससे तो अच्छा होगा कि आप फिर से उस बगीचे में जाकर उस जादुई सेब से और सोने के सेब मांग लीजिए और फिर उससे आप अपना कोई बड़ा रोजगार शुरू करना। तुम ठीक कहती हो। वैसे भी खेती के काम तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मौसम खराब तो फसल खराब। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मनोज फिर से जादुई सेब के पास जाता है। क्या हुआ मनोज, आज इतने दिनों बाद तुम यहाँ? ए जादुई सेब, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत आन पड़ी है। अब क्या बताऊं, खेती बाड़ी का काम है तो उसमें कभी फसल ज्यादा बारिश के कारण या तो ज्यादा ठंड और धूप के कारण बर्बाद हो जाती है। इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी ताकि खुद का काम शुरू कर सकूं। अगर तुम मुझे जादुई सोने का सेब दे दोगे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और जादुई सोने का सेब दे देता हूँ। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू करना। अब गाँव में कोई दूसरी अच्छे कपड़ों की दुकान नहीं थी, इसलिए वो गांव में कपड़ों की दुकान खोलने लगता है, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखो गीता, आज पूरे 8,000 की कमाई हो गई। लेकिन ये सब देखकर भी उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने मनोज से कहा, वैसे मनोज, हम शहर जाकर कपड़ों का बड़ा शोरूम खोल ले तो महीने के लाखों कमाएंगे। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं गीता। मैं गाँव में रहकर भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ, इतना कि हर साल खुद का घर ले सकूं। और बार बार यूं जादुई सेब से मदद लेना अच्छी बात नहीं। उसने अभी तक हमारी बहुत मदद की है। हाँ तो एक बार और सही। और आप तो लोगों की भलाई कर रहे हो ना। अगर आप बड़ा शोरूम खोलेंगे तो वहाँ पर काम करने वालों को भी रखेंगे और साथ ही हम उनको रोजगार भी देंगे। और जो आपकी गांव वाली दुकान है वो हम किसी को संभालने के लिए दे देंगे और उसे भी हर महीने पगार दे देंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब एक बार फिर मनोज उस जादुई सेब के पास गया और उसे सारी बात बताई। जादुई सेब समझ जाता है कि इसकी पत्नी के मन में लालच भर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से उसकी मदद कर देता है। ये लो मनोज, अब इस सोने के सेब को बेचकर तुम खुद का शोरूम शहर में खोल लो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी का हक मत मारना और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, नहीं तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे।
मनोज ने उस शहर आकर अपना बड़ा शोरूम खोल लिया और गांव वाली दुकान गीता देखने लगी। उसने काम पर एक औरत ममता रख ली और जब तनख्वाह देने का वक्त आया तो, ये क्या गीता दीदी, ये तो 6,000 ही है, बात तो 10,000 की हुई थी। तुम इतना अच्छा काम भी नहीं करती, इतना ही काफी है, तुम इतने पैसों के ही लायक हो। ये आप गलत कर रही हैं दीदी, आप मुझे मेरे पूरे पैसे दीजिए, मुझे इनसे अपना घर चलाना है। पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे, रखने हो तो रखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। जादुई सेब से इतना कुछ मिलने के बाद भी और इतना पैसा कमाने के बाद भी गीता दूसरे गरीब लोगों का हक मारने लगती है, जो बात जादुई सेब को पसंद नहीं आती। इसलिए गीता के व्यवहार की वजह से वो उनसे अपना सब कुछ छीन लेता है और वो लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। अब गीता और मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब क्या हो गया जी, कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है, खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए, पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिनों तक लगातार बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई हुई। राम के खेत में खड़ी फसल भी बाढ़ में बह गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। अन्न के बिना पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी जब कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त, बेटा कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा आप कहाँ से आए? बेटा मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा आप अंदर आइए। बेटा अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है, आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राधा और राम के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचड़ी के 3-4 निवाले ही खा पाए। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और राम साधु के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे लगता है बाबा चले गए, लेकिन वो क्या है? राम की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। राधा राधा जल्दी आओ, ये देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए। हैं? अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राम ने साधु की तलाश में पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वो अपने घर वापस आ गया। राधा और राम ने फिर उस अंगूठी को साधु बाबा का उपहार समझकर अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी न बीज बचे थे और न ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। गांव में भुखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ, थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है, अब आप मेरी फिक्र मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही राम का दिमाग ठनका और उसने तपाक से पूछा, क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना? जो भी हो राधा,
अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। राम के कहने पर राधा उस अंगूठी को ले आई। राम ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। राम उस अंगूठी को जमीन पर गुस्से से फेंकने ही वाला था कि तभी उसे कुछ नजर आया और फिर वो अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। राधा देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ जी, ये तो एक बीज जैसा लग रहा है। राधा सही थी। असल में वो एक टमाटर का बीज था जिसे राम ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नग की जगह टमाटर का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है राधा। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो बात है राधा। दोनों ने उस बीज को नमन किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उसे अपने घर के एक गमले में गाड़ दिया। राधा और राम को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से टमाटर का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब राम और राधा सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने टमाटर का बीज बोया था, वहां अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लाल लाल टमाटर भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हमारे सामने है। उस पौधे को साधु बाबा का आशीर्वाद और भगवान का चमत्कार मानकर राम और राधा ने अपने हाथ जोड़ लिए। राम ने उस पौधे से निकले टमाटरों से एक टमाटर तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए, जबकि राधा ने बाकी टमाटरों की बढ़िया चटनी बनाई। कई दिन बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी और भरपेट खाना खाया। अब दोनों को अगले दिन का इंतजार था और जैसे ही सुबह हुई वो दोनों भागकर अपने खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत टमाटरों से भरा पड़ा था। इतने सारे टमाटर देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। तभी वहां गांव के सरपंच आ गए। अरे भाई राम, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सबके खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गई भाई? ये जादुई टमाटर है सरपंच जी। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच? पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? राम ने गांव के सरपंच को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर अपने खेत की तरफ बढ़ गए। उसने अपने खेत के लाल लाल जादुई टमाटर पूरे गांव में बांटे और सभी ने उन टमाटरों के बीजों को अपने अपने खेतों में बोया। कुछ ही दिनों में गांव का हर खेत लाल जादुई टमाटरों से अटा पड़ा था। अब तो ट्रक के ट्रक गांव आते और यहाँ के खास टमाटरों के बदले गांव के किसानों को बढ़िया दाम देकर जाते। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। राधा और राम की भी काया पलट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों ने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।